नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। आज बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए। प्लीज यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मामला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और फ्रांस दौरे का है। दरअसल देश में छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी बिगड़ चुकी है कि अब उस पर आरएसएस का भी भरोसा नहीं रह गया है। तब छवि बनाने के लिए क्या किया जाए, यह नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं पूरी भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अब उनकी छवि के भरोसे चुनाव जीता जा सकता है। इसलिए वे अपनी जीत पर नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं और इसी खेल में फ्रांस का वह दौरा था। आप याद कीजिए या कल्पना कीजिए कि जब आप लाखों रुपये लेकर किसी बाजार में जाते हैं तो दुकानदार आपका किस तरीके से सेवा सत्कार करता है। जैसे ही आप दुकान में घुसेंगे और उन्हें मालूम है कि आप लाखों रुपए की खरीदारी करने वाले हैं तो वह उठेगा अपनी जगह से या अपने नौकरों को बोलकर कुर्सी को थोड़ा इधर उधर करेगा। एसी शोरूम है, सब कुछ साफ सुथरा है, फिर भी कपड़ा लेकर उस कुर्सी पर कपड़ा मारेगा जिस पर आपको बैठाया जाएगा। क्या यही सब कुछ फ्रांस दौरे में नहीं हुआ? पूरे फ्रांस की मीडिया मोदी की आलोचना कर रही थी। 27 देशों के सांसद मोदी के खिलाफ मणिपुर मामले को लेकर विश्वमन कर रहे थे, प्रस्ताव रख रहे थे। लेकिन फ्रांस की सरकार मोदी को पलक पर इसलिए बिठाई हुई थी क्योंकि बड़ा लंबा डील था, करोड़ों अरबों रुपए का डील था। 96,000 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है। और इस रकम को लेकर आप किसी के पास भी चले जाएं और जो भी शर्त रखें, कहें परेड लगाइए, पुलिस बैंड लगा लीजिए, दोनों तरफ हजार लोगों की भीड़ होनी चाहिए, सब कुछ वह सामान बेचने वाला करेगा। और यही खेल फ्रांस पर हुआ जिसे यहां प्रचारित प्रसारित किया गया कि देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से दुनिया में सम्मान है। यही कुछ अमेरिका दौरे में भी हुआ। मीडिया लिख रही थी मोदी की करतूतों को। 18 संगठन और 75 सांसद मोदी की खिलाफत कर रहे थे, लेकिन जो बाइडेन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें पलकों पर बिठाया था। तो फ्रांस के साथ वही कुछ हुआ। हालांकि सरकारी तौर पर इसकी बात नहीं की गई और कंपनी ने कहा है कि इस तरह की डील हुई है, लेकिन यह बात भी स्थापित सत्य है कि हथियारों की खरीदी में दलाली होती है, कमीशन होती है। और इस स्थापित सत्य के आधार पर सरकार भले ही कमीशन खोरी को नकारता रहा हो, लेकिन याद कीजिए राफेल मामले में किस तरीके से दासोल कंपनी के खिलाफ फ्रांस जांच शुरू कर दिया है। दासोल के द्वारा जिस तरीके से यहां एसी बस से लेकर तमाम तरह की कमीशन खोरी से संबंधित काम किया गया, उसे लेकर फ्रांस में जांच चल रही है। लेकिन इस देश को राफेल की कीमत तक नहीं बताई गई और जितने रुपए में यहां सिर्फ आधा दर्जन राफेल खरीदे गए, उतने रुपए में दूसरे देश 28, 26 यानी 2 दर्जन से अधिक राफेल विमान खरीद रहे हैं। लेकिन इस दौर में छवि बनाना है। और आप हैरान हो जाएंगे कि
इस दुनिया में 5 प्रमुख ऐसे देश हैं जो हथियारों की बिक्री करता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर रसिया है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी और चीन का नंबर है। ये 5 देश कभी नहीं चाहेंगे कि इस दुनिया में शांति रहे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा व्यापार ही हथियारों की बिक्री है। रसिया यूक्रेन युद्ध में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका किस तरीके से अपने हथियार खपा रहे हैं। रसिया तो सबसे बड़ा हथियार बिक्री करने वाला देश है ही, तब सवाल यह है कि भारत खरीदने वाला देश की स्थिति में किस नंबर पर है। भारत के अलावा 4 देश और हैं जो मनमाने हथियार खरीद रहे हैं। उसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन इन 4 देशों में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत बन गया है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार भारत खरीद रहा है। इसकी क्या जरूरत है? यह सबसे पहला सवाल इसलिए आप नहीं उठा सकते क्योंकि यहां देशभक्ति और अंधभक्ति का जो दौर चल रहा है वह इन हथियारों की आवश्यकता को रेखांकित कर सकते हैं। आप उसके लिए कई तरह के तर्क दे सकते हैं, लेकिन हमसे बाद जो दूसरे नंबर पर जो देश है वो है सऊदी। सऊदी यदि मनमाने हथियार खरीद रहा है तो वो सबसे पहले अपने देश की स्थिति को देख रहा है। वहां हमसे ज्यादा बेहतर जिंदगी जीने वाले लोग हैं, खुशहाल लोग हैं, गरीबी भूखमरी वहां है नहीं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पढ़ाई, शिक्षा सहित चिकित्सा सेवा सब में सऊदी का कोई जवाब नहीं है और वह हथियार खरीद रहे हैं, वह भी हमसे पीछे है। लेकिन जिस देश में 85 लाख परिवारों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है, यानी जिस देश में 85 लाख परिवार 5 किलो अनाज के भरोसे है, पढ़ाई का स्तर क्या है? हम दुनिया के यूनिवर्सिटियों में हमारा कोई नंबर नहीं है। आज स्थिति यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों महंगा है। ऐसी परिस्थिति में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बनना क्या शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात तो यह भी है कि इससे पहले के प्रधानमंत्री, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ले या इंदिरा गांधी की बात कर ले, सब लोगों ने विश्व में बढ़ते हथियारों के जखीरे को लेकर चिंता प्रकट की थी और समझौता तक किए थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बुना है ताना बाना और यह प्रचारित प्रसारित किया है कि भारत को हथियार की जरूरत है, सेना के पास कुछ नहीं है। यकीन मानिए यदि सेना को लेकर उनकी चिंता होती तो सेना के अफसरों के 8000 पद पहले भरे जाते, वह रिक्त नहीं होते। अग्निवीर जैसी योजना नहीं लाई जाती जो पूरी तरीके से फ्लॉप होते चले जा रही है। तब सवाल यह है कि राफेल को लेकर ही क्यों इतना विवाद है? आप याद कीजिए, रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर मोदी सरकार के रक्षा मंत्री थे। वे दिल्ली आए तो उन्होंने हथियारों की खरीदी और दलाली को लेकर क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे हथियार यानी राइफल जैसे हथियार की दलाली करने वालों के करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं बेशकीमती, ये कहा था मनोहर पार्रिकर ने। उन्होंने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि मैं दिल्ली में दोस्त इसलिए नहीं बनाता क्योंकि पता नहीं कौन से व्यक्ति हथियार का सौदागर है। इसके बाद मनोहर पार्रिकर को गोवा भेज दिया गया और जहां उनकी तबीयत खराब हुई, तबीयत लगातार बिगड़ती रही और इस बीच यह भी खबर छपी कि उनके बेडरूम में राफेल सौदे की फाइलें इधर उधर रखी रहती थी। और द हिंदू अखबार ने
इस पूरे मामले का किस तरीके से खुलासा किया था, क्या कुछ नहीं छापा था, यह भी किसी से छिपा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि मनोहर पार्रिकर की मृत्यु अस्वाभाविक है, लेकिन दूसरे रक्षा मंत्री उसके बाद जो बने अरुण जेटली की मौत भी किस तरीके से हुई, वह भी बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद निर्मला सीतारमण और फिर अब वर्तमान में राजनाथ सिंह। यानी मोदी सरकार के इन 9 सालों में 4 रक्षा मंत्री हुए, जिनमें से 2 बीमारी की हालत में खत्म हो गए। हम इस पर ज्यादा बात नहीं करके सिर्फ यही कहेंगे कि आप हमारी उस बात को याद रखिए कि जब आप लाखों करोड़ों रुपए लेकर किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो किस तरीके से वह आपके लिए पलक पावड़े बिछा देता है। तो क्या कुछ यही सब अमेरिका और फ्रांस दौरे में हुआ? और यह सब इस देश में बिगड़ती छवि को सुधारने का खेल है? यह चौंकाने वाली जानकारी हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से राफेल सौदे की कीमत छुपाई गई, किस तरीके से वर्तमान डील को सरकारी स्तर पर छुपाया जा रहा है और प्राइवेट एजेंसियां ये सब कह रही है। लेकिन यकीन मानिए कि 96,000 करोड़ रुपए का यह डील किस तरीके से हो रहा है, यदि हथियार खरीदी में यह स्थापित सत्य है कि दलाली होती ही है। हम आपको इस पर विस्तार से बताएंगे और आपको बताएंगे कि फ्रांस में राफेल सौदे को लेकर जांच किस तरीके से हो रही है और कहां तक पहुंची और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। धन्यवाद।